वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर यानी बायोटिक कम्युनिटी जैविक समुदाय का जो संरचना है उसका अपन नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में अपन ने जैविक समुदाय के जो जनरल कैरेक्टर्स है उसका स्टडी किया है और आज के लेक्चर में अपन जो कम्युनिटी स्टडीज़ है उसमें जो कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। चूँकि अपन जानते हैं कि एक जैविक समुदाय भिन्न भिन्न प्रजातियों से, जिसमें पादप और जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है, उनसे मिलकर बनता है। तो उसके अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों संबंधी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और उसमें जो उसकी संरचना संबंधी जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं उनका अपन डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे कि कम्युनिटी का जो संरचना का पता लग सके और उसका स्टडी किया जा सके। तो यहाँ पे ब्रॉडली दो प्रकार के कैरेक्टर्स हैं वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं, और एक एनालिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसे विश्लेषणात्मक अभिलक्षण कहा जाता है, और दूसरे होते हैं वो सिंथेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं उसका कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के विभिन्न जो प्रजातियां जो पाई जाती हैं, प्लांट हो या एनिमल्स है, और स्पेशली प्लांट्स के केस में अपन उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो एनालिटिकल कैरेक्टर्स में कोई भी स्पीसीज है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार के कैरेक्टर्स के रूप में अपन स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, और उसके बाद उनका कंपाइलेशन किया जाता है, उनके पैरामीटर्स को और उसका एनालिसिस किया जाता है। और सेकंड जो कैरेक्टर्स है वो आपके कंप्यूटेशन के द्वारा, जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं उनको कंप्यूटेशन के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और उनका पुनर्निर्माण होता है। ये आपके सिंथेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, और आपके सिलेबस में केवल एनालिटिकल कैरेक्टर्स सिलेबस में सम्मिलित है। तो यहाँ पे एनालिटिकल कैरेक्टर्स पुनः दो प्रकार से हैं जिसका अपन स्टडी करेंगे, और एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और दूसरे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट एनालिटिकल कैरेक्टर्स में पहला क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो कि मात्रात्मक है, उसमें अपन क्वांटिटी के रूप में पैरामीटर्स और जो अपन यूज करते हैं, और दूसरा क्वालिटी के रूप में गुणात्मक रूप में। इससे पहले जो कैरेक्टर्स अपन यूज करेंगे उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उससे संबंधित अपन कुछ सैम्पलिंग यूनिट का स्टडी करेंगे। और सैम्पलिंग यूनिट क्या है और उस सैम्पलिंग यूनिट के थ्रू डिफरेंट टाइप के अपन कैरेक्टर्स का स्टडी करते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट्स में मोस्टली जो सैम्पलिंग यूनिट काम में आता है वो क्वाड्रेट होता है। क्वाड्रेट मेथड जो है ये फाइटोसोशियोलॉजिकल स्टडी, फाइटोसोशियोलॉजी एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न पादप जातियों की फाइटोसोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए अपन मोस्टली ये तीन प्रकार के सैम्पलिंग यूनिट्स काम में लेते हैं। एक क्वाड्रेट होता है। क्वाड्रेट एक पर्टिकुलर साइज का एरिया है जिसमें मोस्टली साइज है वो आपके स्क्वायर शेप में होता है, और कभी कभार ये रेक्टेंगुलर या सर्कुलर भी हो सकता है। और एक क्वाड्रेट जो अपन 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया होता है, जो आप लोग प्रैक्टिकल में भी ये करोगे, आपके सिलेबस में भी प्रैक्टिकल में प्लांट कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट स्पीसीज है उसका फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस ये आपको ज्ञात करना होता है क्वाड्रेट मेथड के द्वारा। और सेकंड जो है वो मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट है वो आपके इसमें सिंथेटिक कैरेक्टर्स के अंदर अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेट मेथड है वो सबसे सिंपल है, और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और उसको अपन किसी भी फील्ड में जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ उसको डाला जाता है क्वाड्रेट को, या उसको अपन प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए 4 अलग अलग जो नेल्स है और आपके थ्रेड्स होता है और हथौड़ा है, उसकी सहायता से उसको अपन क्वाड्रेट को तैयार करते हैं। और उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति है, पादप प्रजाति, उनका अपन प्रजाति का नाम क्या है और उसके इंडिविजुअल क्या है उसकी काउंटिंग करते हैं। तो
क्वाड्रेट मेथड इज मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एक ट्रांजेक्ट मेथड होता है। ट्रांजेक्ट मेथड के अंदर मोस्टली वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है वो डाले जाते हैं ज़्यादातर जो फॉरेस्ट के अंदर इस प्रकार या ग्रासिक फॉरेस्ट के अंदर ये काम में आता है। और एक पॉइंट फ्रेम मेथड होता है, इसमें एक वुडन जो आपका पार्ट होता है उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं जहाँ पे अलग अलग जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है किल्स वगैरह डाल करके। तो ये अलग अलग प्रकार के ये सैम्पलिंग यूनिट है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर ये 4 कैरेक्टर सबसे कॉमन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी एक जैविक समुदाय यानी एक पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एट ए टाइम पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं, उसका अपन क्वाड्रेट मेथड के द्वारा या ट्रांजेक्ट या पॉइंट फ्रेम मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमेशा प्रतिशत में होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज ऑफ अकर्ड, जो आपने सैम्पलिंग यूनिट ली है उसमें कितनी सैम्पलिंग यूनिट आपने स्टडी किया है उसका भाग दोगे, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीड। यानी कि किसी भी एरिया पे जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी ग्रो कर रही है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पीशीज है, और उसमें आपने मान लो कि 10 क्वाड्रेट स्टडी किए हैं, 10 क्वाड्रेट स्टडी किए हैं, लेकिन उस 10 क्वाड्रेट में पर्टिकुलर एक स्पीशीज जैसे एकाइरेंथस एस्पेरा है, तो एकाइरेंथस एस्पेरा जो आपने स्टडी किया है वो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, कितनी सैम्पलिंग यूनिट में एकाइरेंथस एस्पेरा को फाइंड आउट हुआ है, जैसे 10 में से 7 में हुआ है तो ऊपर आप 7 लिखोगे, और टोटल सैम्पलिंग यूनिट 10 स्टडी किया तो 10, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी प्रतिशत में आती है। तो ये सभी स्पीशीज का अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच पर्टिकुलर स्पीशीज अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टडीड, फिर 100 से गुणा करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी निकलती है। इसके बाद में ये क्वाड्रेट से आप प्रैक्टिकल भी करते हो, और यहाँ पे जब आप क्वाड्रेट स्टडी करते हैं उस समय एक क्वाड्रेट के अंदर, एक क्वाड्रेट जो आपने ले डाउन किया है उसमें जितनी भी स्पीशीज है पहले उसका स्पीशीज को काउंट किया जाता है एक क्वाड्रेट में, और उसकी लिस्टिंग बनाई जाती है, प्लांट स्पीशीज का नाम क्या है, और इसके बाद में क्वाड्रेट का नंबर है। तो स्पीशीज का आपने जैसे 10 क्वाड्रेट स्टडी किया है, 10 क्वाड्रेट में जितनी भी स्पीशीज आपको प्राप्त हुई है उनको अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज कीजिए, और उसके बाद में सामने क्वाड्रेट नंबर लिखिए। तो क्वाड्रेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। और स्पीशीज जैसे फर्स्ट है एकाइरेंथस एस्पेरा है, तो क्वाड्रेट फर्स्ट में कितनी मिली, सेकंड थर्ड में कितनी, जिसमें नहीं मिली उसको 0 लिखोगे या डैश लगाओगे, इस प्रकार से उसका लिखा जाता है। इसके बाद में फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अबंडेंस के आगे जो कॉलम है उसमें आप अलग से फॉर्मूले से उसको ज्ञात करके वहाँ पे आप उसको निकाला जाता है। तो ये काम आपको करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब रॉन्कियर 1934 ने जो फाइटोसोशियोलॉजिकल स्टडी किया था उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्लासेस बनाई। अब जैसे कि एक जब आप क्वाड्रेट स्टडी करते हो तो उसमें हर एक स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। अब मान लो कि 0 से लगाकर 20% तक फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी क्लास ए माना गया है। फिर 21 से 40 तक बी, 41 से 60 सी, 61 से 80 बी, और 81 से 100 तक ई। ये 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेज है, ए बी सी डी ई। ये भी आपको इसमें लिखना होता है प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं क्वाड्रेट मेथड से, वो आपको बताइए। इसके बाद सेकंड है डेंसिटी, जिसे अपन घनत्व कहते हैं। घनत्व एक्चुअली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर यूनिट एरिया। कोई भी स्पीसीज है उस स्पीसीज के नंबर जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात यहाँ होगी, एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया उसका अकरेंस क्या है वो डेंसिटी कहलाएगी, घनत्व कहलाएगा। जैसे कि ये अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज की घनत्व निकालेंगे तो उसमें उनके इंडिविजुअल नंबर का पर यूनिट एरिया जो है वो उसमें कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन एनी यूनिट एरिया, किसी प्रजाति के जो व्यक्तियों के
प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली संख्या जो है वो उसका घनत्व कहलाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज इन ऑल द सैंपलिंग यूनिट। आपने इससे 10 सैंपलिंग यूनिट यूज स्टडी किया है, तो 10 सैंपलिंग यूनिट में एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल आपको मिले हैं, वहां पे आपको न केवल स्पीशीज काउंट करनी पड़ेगी बल्कि एक, जैसे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में एकाइरेंथस एस्पेरा है, उसके कितने इंडिविजुअल आपको प्राप्त हुए उसको आपको गिनने पड़ेंगे। जैसे किसी में क्वाड्रेंट फर्स्ट में 7 है, किसी में 3 है, किसी में 8 है, 9, 4, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में जो आपने क्वाड्रेंट स्टडी किया है उन सभी क्वाड्रेंट में एकाइरेंथस एस्पेरा के कितने आपको इंडिविजुअल प्राप्त हुए, जैसे कि 34 हुए, तो ऊपर 34। इसके बाद में फिर जो सैंपलिंग यूनिट आपने स्टडी किया है उनकी संख्या लिखनी है। अगर 10 किया है तो 10 की स्टडी लिखना है, 5 किया तो 5 में, तो उन इंडिविजुअल की संख्या में टोटल क्वाड्रेंट स्टडी उसका भाग देंगे तो ये उसकी डेंसिटी आएगी, ये घनत्व आएगी। इसके बाद में आता है अबंडेंस, इसे अपन बाहुल्यता कहते हैं। डेंसिटी से एग्जैक्ट पैरामीटर्स नहीं आते तो अपन अबंडेंस ज्ञात करते हैं। अबंडेंस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज पर सैंपलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज पर सैंपलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। उसमें आपको उस स्पीशीज के इंडिविजुअल का नंबर काउंट करना है या उस सैंपलिंग यूनिट को काउंट करना है जिसमें उस स्पीशीज के वो इंडिविजुअल आपको प्राप्त हुए हैं। तो उसका सबसे पहले ऊपर लिखोगे और फिर टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर। तो अबंडेंस निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज इन ऑल सैंपलिंग यूनिट, सबसे पहले आपने जितनी सैंपलिंग यूनिट स्टडी किए उसमें जितने इंडिविजुअल एक स्पीशीज के प्राप्त हुए उनका टोटल किया। उसके बाद में आपको उन सैंपलिंग यूनिट या क्वाड्रेंट की संख्या का भाग देना है जिसके अंदर ये इंडिविजुअल प्राप्त हुए। जैसे 10 में से 7 क्वाड्रेंट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल चाहे 1 हो, 10 हो, 5 हो, कितने भी हो प्राप्त हुए हैं, और जिस क्वाड्रेंट में एक भी इंडिविजुअल प्राप्त नहीं हुआ उसको काउंट नहीं करना है। तो माना कि टोटल इंडिविजुअल है वो आपके 21 है और उसमें आपके नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जैसे 6 है, तो उसका आप भाग दोगे तो ये आपका अबंडेंस निकलता है। तो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, इसके लिए ये आपको प्रैक्टिकल में भी बताते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी आपको ये काम करना होता है। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो प्रैक्टिकल बुक से लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांट कम्युनिटी स्टडी का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसमें थीम आपको लिखनी है, इसके बाद में रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है और उसका मेथड कैसा है, जो फील्ड में जाकर प्रिपेयर करते हैं वो मेथड भी लिखना होता है। इसके बाद उसकी टेबल बनेगी, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस की एक कॉमन टेबल बनती है। जितनी भी स्पीशीज आपको प्राप्त हुई है 10 क्वाड्रेंट मिनिमम आपको करने होते हैं और 10 क्वाड्रेंट्स में प्राप्त होने वाले सारी स्पीशीज को अल्फाबेटिकली उसको लिखोगे और आगे क्वाड्रेंट नंबर और फिर फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस का आपको फॉर्मूला और उसका ये ज्ञात करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, वो आपको इसमें करना पड़ता है। और सेकंड जो है जिसमें मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेंट है वो हम आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में कवर और बेसल एरिया की बात करते हैं। कवर और बेसल एरिया जो होता है किसी भी प्लांट कम्युनिटी की अपन बात करते हैं तो उसमें किसी कम्युनिटी में एट ए टाइम जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज ग्रो कर रही है, जिसमें हर्बेसियस वेजिटेशन हो सकती है, श्रब है, ट्री है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि एक तो उन प्लांट के जो स्टेम होते हैं, प्लांट के स्टेम अगर वो हर्बेसियस वेजिटेशन है तो छोटे स्टेम होते हैं, श्रब के इतने बड़े साइज के और ट्री के काफ़ी बड़े साइज के स्टेम होते हैं। तो जो प्लांट स्पीशीज के स्टेम जो एक्चुअली ग्राउंड को पेनिट्रेट करते हैं, तो वो ग्राउंड को पेनिट्रेट करता है, वो जो एरिया होता है वो उसका बेसल एरिया कहलाता है, जो एक्चुअली स्टेम के द्वारा पेनिट्रेट किया जाता है। जबकि उसका जो एरियल पोर्शन है, इसमें ब्रांचेज है, लीव्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, ये सारे, तो वो पूरा एरियल जो पोर्शन है वो उसका हर्बेस कवर कहलाता है। और उस हर्बेस कवर से ऊपर से अगर अपन नीचे देखें तो वो ऊपर का हर्बेस कवर तो एयर में है, परंतु वो कितना ग्राउंड के एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसके लिए एक वर्टिकल प्रोजेक्शन डाले जाते हैं और फिर नीचे का एरिया
गोलाकार शेप में उसको कवर किया जाता है, तो उससे उसको अपन कहेंगे कवर, उसको कवर या हर्बेस कवर कहते हैं। और एक्चुअल जो पेनिट्रेट किया जाता है स्टेम के द्वारा वो अपन कहते हैं बेसल एरिया। उसके लिए आप डायग्राम जैसे अपन बना सकते हैं, ये जैसे कुछ ग्रासेज हैं, ये ग्रासेज है, ये इनके स्टेम है, तो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक बोल्ड लेटर में आपको ये सभी आपने टोटल स्टेम पे ये या यहाँ पे ये इसके स्टेम है और ये बेसल एरिया है, ये बेसल एरिया है। तो ये ग्राउंड को पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये जो एरिया जो उन्होंने पेनिट्रेट किया है ये बेसल एरिया कहलाएगा। और अब हर्बेस कवर के लिए यहाँ से आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन डालने पड़ेंगे, और ये जितना एरिया कवर करता है ये वाला, ये उसका हर्बेस कवर कहलाएगा, हर्बेस कवर कहलाएगा। तो ये हर्बेस कवर है और ये बेसल एरिया है। इसी प्रकार से अगर अपन श्रब की बात करते हैं तो श्रब के द्वारा ये बेसल एरिया है और उसके द्वारा ये वर्टिकल प्रोजेक्शन और उसका जो एरिया है वो आपने कहलाएगा कवर, ये कवर एरिया है। इसके बाद में फिर आपके थर्ड जो है ट्री। अगर अपन किसी ट्री की बात करते हैं, ये इसका स्टेम है, तो ये स्टेम एक्चुअली कितना पेनिट्रेट हुआ है, ये ग्राउंड है, तो ये इसका बेसल एरिया कहलाएगा, ये बेसल एरिया है। और यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन डालेंगे, यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन डालेंगे, इसके बाद इसको गोलाकार शेप में ये सेंटर में आना चाहिए, जो बेसल एरिया है इसको आप सेंटर में लोगे वर्टिकल प्रोजेक्शन से, तो ये आपका डॉट डॉट लाइन से ये पूरा घेरा जो है, ये कैसे, ये जो डॉट डॉट लाइन से घेरा है ये वास्तव में हर्बेस कवर का एरिया है जो ग्राउंड लेवल पे ऑक्यूपाई होता है। तो ये यहाँ से आपको उसको मिलाना है, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, तो ये आपके हर्बेस कवर है और ये बेसल एरिया है। तो ट्री जो है, ट्री का चूंकि ऊपर का जो कैनोपी वाला पोर्शन है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसलिए उसका जो बेसल और हर्बेस कवर दोनों है वो लार्ज आएगा। इससे कम श्रब का है और सबसे कम आपके ये हर्बेस वेजिटेशन का है। तो ये आपके बेसल और कवर एरिया आप उससे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो आपके हो गया एनालिटिकल कैरेक्टर्स में क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स यानी गुणात्मक जो अभिलक्षण क्या है। अब अपन लेते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, वो मात्रात्मक थे, ये गुणात्मक लक्षण है। और क्वालिटेटिव के अंदर यहाँ पे किसी भी प्लांट कम्युनिटी में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीसीज है उसकी क्वालिटी कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला फिजियोग्नोमी है। फिजियोग्नोमी, इसे जनरली अपन फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस वनस्पति का फिजियोग्नोमी है। इसके बाद में फिनोलॉजी है, फिनोलॉजी और स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद में वायबिलिटी है, सोसिबिलिटी है, डोमिनेंस है, अबंडेंस है। और डोमिनेंस छोड़ो, अबंडेंस है ना, अबंडेंस और लाइफ फॉर्म्स। ये लाइफ फॉर्म रोंकियर में दी हुई है तो इसे रोंकियर्स लाइफ फॉर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन जनरली डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। एक प्लांट कम्युनिटी के अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए,
कोई भी प्लांट कम्युनिटी है उसका एक जनरल अपीयरेंस होता है, यानी कि जिस जोग्राफिकल एरिया में वो कम्युनिटी पाई जाती है उसकी फिजियोग्नोमी क्या है। फिजियोग्नोमी का मतलब जनरल उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, यानी कि अपन यहाँ पे उसकी ग्रोथ फॉर्म की बात करेंगे। ग्रोथ फॉर्म के अंदर उसमें डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है, डोमिनेंट स्पीसीज। कोई भी प्लांट कम्युनिटी है उसमें उसका रिकॉग्निशन एक डोमिनेंट स्पीसीज के द्वारा किया जाता है। तो उसमें डोमिनेंट स्पीसीज से ही आपको बाहर से पता लगेगा कि ये प्लांट कम्युनिटी है, उसमें सागवान की ट्री डोमिनेंट है या सालर के ट्री है या चंदन के ट्री है, जो भी है तो वो डोमिनेंस एक ग्रोथ फॉर्म है, वो डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में है, और बाकी दूसरी जो स्पीसीज है वो उसके साथ में डिपेंडेंट है, तो वो उसकी फिजियोग्नोमी से उसका पता लगता है, जो उसकी जनरल ग्रोथ फॉर्म है। इसके बाद में फिर बात करेंगे फिनोलॉजी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोलॉजी का मतलब जो होता है कैलेंडर ऑफ लाइफ हिस्ट्री, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट स्पीसीज विद इन टाइम। ये समय के साथ में किसी पादप जाति के जीवन काल की पूरी उसका जीवन जैविक जो इतिहास है उसका जीवन काल है, उस जीवन काल की जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का जो एक कैलेंडर आप कह सकते हैं उसे अपन फिनोलॉजी कह सकते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कि किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में जितनी भी इवेंट्स है, जितनी भी एक्टिविटी है, उन सम्मिलित रूप से उसे फिनोलॉजी कहा जाता है। और फिनोलॉजी के अंदर जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि प्लांट का जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन होता है, इसके बाद में उसकी सीडलिंग ग्रोथ होती है, सीडलिंग ग्रोथ, इसके बाद में वेजिटेटिव ग्रोथ, सीडलिंग ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, इसके बाद में फ्लावरिंग, फिर फ्रूटिंग, सीड सेटिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, सीड सेटिंग, और फिर सीड आउटपुट होता है, और अंत में डेथ होती है। ये सारी उसकी डिफरेंट टाइप की गतिविधियां हैं जिसके द्वारा ये अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट है वो करता है। अब इन फिनोलॉजिकल स्टडीज को, जो फिनोलॉजिकल स्टडीज किया गया है उसके अंदर अगर अपन किसी प्लांट का लाइफ हिस्ट्री इवेंट को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अपन उसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जैसे मंथ्स है, ये मंथ्स है, और ये प्लांट स्पीसीज है, इधर ये मंथ्स है आपका, ये मार्च है, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये अलग अलग मंथ्स हैं। यहाँ पे जैसे मैं स्पीसीज कोई भी लिखता हूँ, जैसे हेटेरोपोगन है, ये ग्रास है, हेटेरोपोगन है, तो यहाँ पे अपन जो बेंजीन के रिंग सेट का ये फाइटोफेज के स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। यहाँ पे ये एक फाइटोफेज कहलाती है, किसी भी प्लांट का लाइफ हिस्ट्री इवेंट्स को ज्ञात करने के लिए ये कहलाती है फाइटोफेज। ये जो हमने बनाई है, जैसे कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 नंबर, इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 1 नंबर में जैसे कि आपका जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन है 1 नंबर। दूसरा है सीडलिंग ग्रोथ है, सीडलिंग ग्रोथ या वेजिटेटिव ग्रोथ। 3 नंबर पे फ्लावरिंग है, फिर फ्रूटिंग और फिर सीड आउटपुट या फ्रूट मैच्योरेशन, और 6 नंबर पे इसकी डेथ है। ये उनकी फाइटोफेजेज है। इन सभी को क्या कहा जाता है? फाइटोफेजेज। अब इस फाइटोफेजेस के अंदर मान लो हेटेरोपोगन कॉन्ट्रोटस कोई स्पीसीज है, अलग अलग आप स्पीसीज का निकाल सकते हो। मार्च के अंदर इसके अंदर इसका डेथ होता है, तो ये आप यहाँ पे उसको लगा सकते हो। इसके बाद में फिर जुलाई में सीड जर्मिनेशन है, जुलाई में। अगस्त में सीड जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग ग्रोथ या वेजिटेटिव ग्रोथ है। सितंबर में वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी होती है, और अक्टूबर में ये आपके वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग और इसके बाद में फ्रूट फॉर्मेशन होगा। और लास्ट में आप देखोगे दिसंबर में इसमें आपके
ये वेजिटेटिव ग्रोथ केवल फ्रूट फॉर्मेशन और सीड प्रोडक्शन होगा। तो ये डिफरेंट जो फाइटोफेजेज है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कहलाता है फिनोलॉजी। इसके बाद में स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, ये हमने आपको पहले बता दिया कि कोई भी प्लांट कम्युनिटी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वर्टिकल स्टोरी पाई जाती है, स्ट्रेटा पाए जाते हैं, और उनका स्पीसीज का जो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग लेयरिंग के रूप में आपको दिखाई देगा, और उसके लिए वर्टिकल प्रोजेक्शन है उससे उसको फाइंड आउट किया जाता है, जिससे उसका स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर ज्ञात किया जा सकता है। ये पहले आपको बता दिया गया है। और इसके अलावा ये जो दूसरे हैं वाइबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो वाइबिलिटी में एक प्लांट कम्युनिटी में पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीसीज हैं, और उस स्पीसीज के अंदर यदि टाइम के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाइबिलिटी में ये अलग अलग इसमें प्लांट ग्रुप होते हैं आपके। इसमें वैसे मिश्रा और पुरी ने 2-3 ग्रुप बनाए थे। इसमें एक प्लांट ग्रुप वो है जिसमें प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और बेस्ट ग्रो कर सकता है। सेकंड कैटेगरी जिसमें प्लांट केवल वेजिटेटिवली ही रिप्रोड्यूस हो सकता है, सेक्सुअली नहीं। और थर्ड में जिसमें केवल सीडलिंग ग्रोथ होती है, वो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेकिन डॉबेल्डी मार्ट ने अलग अलग जो इसकी कैटेगरी बनाई है V1, V2, V3, तो इसमें ये आपके अलग अलग V1 में जिसमें आपके प्लांट है वो जिसकी केवल सीडलिंग ग्रोथ होती है, और दूसरा सीडलिंग ग्रोथ प्लांट केवल वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है, तीसरे में प्लांट वेजिटेटिवली और सेक्सुअली भी प्रोपेगेट होता है। इस प्रकार से ये आपके अलग अलग उसकी कैटेगरी है वो वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सबकी बनाई है। और सोशेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कि एक प्लांट कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। सोशेबिलिटी का मतलब क्या है, प्लांट कम्युनिटी में पाए जाने वाले प्लांट है वो मोस्टली पैचेस के रूप में, या उसे अपन ग्रेगेरियसनेस कहते हैं, सोशेबिलिटी को ग्रेगेरियसनेस कहते हैं कि उनका डिस्टेंस कितना है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के प्लांट आपको S1, S2, S3, S4, S5 इस टाइप से दिखेंगे। S1 में आप देखिए कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में केवल सिंगल इंडिविजुअल है, एक ही प्लांट सिंगल इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, फिर काफी दूरी पर दूसरे इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल यहाँ पे सिंगल है, सिंगल स्टेम है, तो वो S1 प्लांट है। S2 के अंदर यहाँ पे 4 to 6 प्लांट का एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर एरिया में 4 to 6 प्लांट का ग्रुप आपको दिखाई देगा। S3 के अंदर यहाँ पे स्मॉल पैचेज है, देयर आर मेनी स्मॉल पैचेज इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्रफल में भौगोलिक एरिया में छोटे छोटे पैचेस के रूप में प्लांट स्पीसीज ग्रो करेंगे। और S4 के अंदर यहाँ पे बिगर ग्रुप इन ए पर्टिकुलर एरिया, बड़े बड़े समूह जो है पैचेस के रूप में आपको किसी क्षेत्र में दिखाई देगा। और S5 जो है वहाँ पे एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा। तो ये आपको इससे अपन सोशेबिलिटी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। वाइबिलिटी का बता दिया। अबंडेंस के अंदर, अबंडेंस में अगर पर्टिकुलर स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इसमें अबंडेंस के अकॉर्डिंग अपन उसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि एक वेरी रेयर है, वेरी रेयर कैटेगरी, इसके बाद में रेयर कैटेगरी, फिर कॉमन है और वेरी कॉमन या फ्रीक्वेंट और वेरी फ्रीक्वेंट, ये इसमें अलग अलग कैटेगरी। वेरी रेयर इसका मतलब अबंडेंस का अकॉर्डिंग किसी प्लांट कम्युनिटी के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसे मिल सकती है जो ढूंढने से भी नहीं मिले, वेरी रेयर है। कुछ परेशान काफी डिफिकल्टी के बाद मिलती है और उनका अबंडेंस इंडिविजुअल कम है, वो रेयर आएगा। कॉमन जो यदा कदा मिलती रहती है और फ्रीक्वेंटली जो काफी मात्रा में मिल जाती है। और वेरी फ्रीक्वेंट का मतलब जैसे कुछ वीड्स है या ऐसे कुछ प्लांट है जो काफी ग्रुप में ग्रो करते हैं, तो ये अलग अलग उसकी अबंडेंस क्लास है। और अब लास्ट में लाइफ फॉर्म की बात करेंगे। ये रॉन्कियर 1934 में लाइफ फॉर्म के बारे में बताया था। और लाइफ फॉर्म जो है वो प्लांट कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं उन प्लांट स्पीसीज के अंदर एडवर्स कंडीशन, जब प्लांट्स में एडवर्स कंडीशन आता है क्लाइमेट में, डेसिकेशन है या एडवर्स कंडीशन है, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन में जो प्लांट अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है और उनका जो बॉडी के ऑर्गन्स है जिसके द्वारा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं,
उनको पैरानेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। तो पैरानेटिक ऑर्गन की प्लांट में पोजीशन क्या है, वो कितनी हाइट पे है या अंडरग्राउंड है, उनकी पोजीशन क्या है और उनका डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो वो लॉन्ग की लाइफ फॉर्म के द्वारा अपन उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज अपन ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी का स्टडी किया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।